हेलो बच्चों, तो आज अपन पी ब्लॉक खत्म करने के बाद डी एंड एफ ब्लॉक पे आ रहे हैं सीधे। इसके बाद जो हम इनऑर्गेनिक में चैप्टर स्टार्ट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के बाद, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने वाला अपना डी एंड एफ ब्लॉक एक बड़ा ही सिंपल चैप्टर है और जेईई एडवांस का ये फेवरेट चैप्टर है। मतलब सिंपल, वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर अगर केमिस्ट्री में आप मेरे से पूछेंगे तो ये डी एंड एफ ब्लॉक है। लेकिन सिंपल होने के साथ साथ एनसीईआरटी में इस चैप्टर के बारे में काफी खतरनाक चीजें लिखी हैं। निपटाना चाहेगा 2 सेकंड नहीं लगेगा उसको निपटाने में, बातों में, लैंग्वेज में। इसलिए इस चैप्टर के एनसीईआरटी रीडिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जेईई एडवांस का ये चैप्टर फेवरेट चैप्टर है। यहां से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, 1,00,000% गारंटी है यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक सवाल तो फिक्स है, आना ही आना है, मिनिमम, मैक्सिमम उसके ऊपर है, लेकिन मिनिमम इस चैप्टर से एक सवाल आना ही आना है। अब जिन लोगों ने पीरियोडिक टेबल अच्छे से कर रखा होगा उनको थोड़ा ये चैप्टर अच्छे से जाएगा, जो नहीं किया होगा उसके लिए मैं हूं, ठीक है। फिर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है यहाँ पे, जो चैप्टर की हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है यहाँ पे इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहली बात हम ये जान लें कि डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे कौन से। सुनना ध्यान से बेटा, हमारे पास यहाँ पे एस पी डी एफ नामक 4 सबसेल्स होते हैं हमारे पास। एस पी डी एफ नामक 4 सबसेल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। आगे सुनिएगा बेटा, एस के साथ जो सेल नंबर आता है, जो सेल आता है वो क्या आता है, एन आता है। पी के साथ कौन आता है, एन आता है। डी के साथ n-1 मतलब पेनल्टीमेट सेल, और एफ के साथ कौन आता है, n-2 प्री पेनल्टीमेट सेल, या फिर जिसको एंटी पेनल्टीमेट सेल भी बोलते हैं। डी ब्लॉक अभी जो अपना मेन फोकस होने वाला डी ब्लॉक पे होने वाला है। डी ब्लॉक के डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। जरा लिखिएगा एक लाइन कि दोज एलिमेंट्स विच एंटर्स, या फिर ऐसे लिखना, दोज एलिमेंट्स whose last electrons enters into n-1 d subcell is known as d block elements। बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो होंगे जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करना चाहिए, n-1 d में करना चाहिए। वही क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक के मेंबर्स कहलाएंगे। पीरियोडिक टेबल से एक बात मैं बोलते आ रहा हूं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर s सबसेल में गया तो मेंबर किसका होगा, s का होगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर p में गया तो किसका होगा, p का होगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर n-1 d में गया तो किसका होगा, d का होगा। और आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर n-2f में गया तो वो एलिमेंट f ब्लॉक का मेंबर होगा। ये सब बातें हमारे पीरियोडिक टेबल से होती आ रही हैं। आगे सुनिएगा, स्टार्ट करना है इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का मैंने स्टार्टिंग में लिखा चुका है। क्या होता है, NS022 n-1d में कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, 0 सिर्फ और सिर्फ होता है किसके लिए, ओनली फॉर पैलेडियम। किसके लिए होता है, ओनली फॉर पैलेडियम। एकमात्र पैलेडियम ऐसा एलिमेंट है जिसके s में 0 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन फिर भी वो डी ब्लॉक का मेंबर कहलाता है। आई बात सुनने, आगे सुनना, आगे सुनिएगा। ये तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अच्छा बेटा, क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में, क्या इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या बोलते हैं इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं कई बार, या फिर और क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी कई बार बोल देते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल लूं या फिर ट्रांजिशन मेटल्स बोल लूं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है और समटाइम्स ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है। तो अगला लाइन यही लिखिएगा, लिखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स are also known as transition elements or transition metals. D block elements are also known as transition elements or transition metals, except group 12 और ब्रैकेट में लिखिएगा ZnCdHgUUB, जिंदगी कबाड़ा हो गई, UUB।
ZnHgCd। बेटा मैंने स्टार्टिंग बोल दिया था कि चैप्टर निपटाना चाहेगा तुमको 1 सेकंड नहीं लगेगा निपटाने में। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये बात याद रखना है कि बेटा ग्रुप 12 के जो भी मेंबर्स हैं, ग्रुप 12 के जो भी मेंबर्स हैं, जिंदगी कबाड़ा हो गई यो भी, ग्रुप 12 के जो भी मेंबर्स हैं इनको आप ट्रांजिशन मेटल बोलोगे नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलेंगे थोड़ी देर बाद में आ जाएगा, लेकिन अभी का मेरा यह सवाल है क्या इनको ट्रांजिशन मेटल बोला जाएगा? क्या इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोल सकते? कहने का मतलब क्या, ध्यान से सुनना। अगर मैं पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन डायग्राम बनाऊं तो अपना पीरियोडिक टेबल दिखने में कुछ ऐसा होता है, यहां पे ऐसा कुछ, ये कौन सा ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। और ये कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। ये होता है ये एफ ब्लॉक। अब डी ब्लॉक आपको पता है कि ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 किस में आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। 3 से लेके 12 तक कहां पे आते हैं? डी ब्लॉक में। और 13 से 18 तक कहां जाते हैं? पी ब्लॉक में जाते हैं। अच्छा, थर्ड ग्रुप का मेंबर कौन है? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। 12 से पहले 12 तुम्हारा जिंदगी कवाड़ा हो गई यू भी। इसको मैं थोड़ा बाहर से दिखा देता हूं। यहां पे आप मैं किसके बात कर रहा हूं? 3 से लेके 12 तक की बात कर रहा हूं। ग्रुप नंबर 3 में कौन कौन आएगा? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। ग्रुप 12 में कौन है? जिंदगी कवाड़ा हो गई यू भी, या फिर इसको CN भी बोलते हैं, कॉपर्निकम भी बोलते हैं। अच्छा, ग्रुप नंबर 11 के मेंबर कौन है? क्यों, अजी, आंटी, यू, अनियम। तो बेटा ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक को क्या इनको ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन क्या ग्रुप 12 को ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इनको हम ट्रांजिशन मेटल काउंट नहीं करते। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ग्रुप 12 के मेंबर्स को हम ट्रांजिशन मेटल बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा? नहीं बोल सकते, इनको नहीं बोल सकते। रीजन क्या, इसके पीछे ध्यान से सुनिएगा। पुरानी एनसीईआरटी के अगर हिसाब से जाए, जो पुराना जो रिकमेंडेशन था जब स्टार्टिंग में अपना बन रहा था, तो पुराना जो रिकमेंडेशन था ऐसा बोला जाता था कि एस से पी जाने के लिए बीच में कौन आता है? डी आता है। तो एस से पी जाने के लिए डी से ट्रांजिट होकर जाना पड़ता है, इसलिए डी को क्या बोलता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता था। लेकिन नए रिकमेंडेशन के हिसाब से, अभी मैं इसको नोट्स में लिखवा भी दूंगा, पुराना रिकमेंडेशन क्या था कि एस से पी जाने के लिए बीच में कौन आता है? डी आता है। मतलब डी से ट्रांजिट होकर आपको जाना पड़ेगा पी में, इसीलिए क्या बोला गया है? उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया है। नया रिकमेंडेशन क्या बोलता है? नया रिकमेंडेशन ये बोलता है कि ट्रांजिशन मेटल हम उन्हीं को बोलेंगे जिसका ग्राउंड स्टेट या फिर आयनिक स्टेट में इनकम्प्लीट डी हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजिशन मेटल उन्हीं को बोलेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू रिकमेंडेशन। ट्रांजिशन मेटल्स हम उन्हीं को बोलेंगे जिनका ग्राउंड स्टेट या फिर आयनिक स्टेट में इनकम्प्लीट डी हो। कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं फिर से यही एग्जांपल लेता हूं, इनफैक्ट यहीं से समझाता हूं। सेकेंड ईयर लाएंगे मैं यहां पे 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, इन तीनों की बात कर रहा हूं। बेटा स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? वैलेंस शेल का 4s2 3d1। कॉपर का क्या होता है बेटा? कॉपर का होता है 4s1 3d10। क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता ही नहीं होता? बिल्कुल होता है। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d10 ये होता है। आगे सुनिएगा मेरे भाई, मैं सबसे पहले बात करता हूं कॉपर की। तो कॉपर का क्या ग्राउंड स्टेट? कॉपर, कॉपर प्लस और कॉपर प्लस 2, क्यूप्रस क्यूप्रिक। कॉपर में इसका ग्राउंड स्टेट का क्या है? 4s1 3d10। क्या इसका डी कंप्लीट है? इनकम्प्लीट है। बिल्कुल डी इसका कंप्लीट है, मतलब डी के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आगे सुनिएगा, कॉपर में प्लस चाहिए। अब प्लस चाहिए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10, ये इसको गायब कर दीजिए तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा? अल्टीमेटली बच जाएगा 3d10। क्या 3d10 कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? बिल्कुल ये कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं कॉपर प्लस 2 पे जाऊं, कॉपर प्लस 2 पे जाऊं तो 4s1 3d10, एक इलेक्ट्रॉन s से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन d से जाएगा, बच क्या जाएगा? 3d9। ग्राउंड स्टेट या फिर आयनिक स्टेट में किसी भी एक से भी अगर डी इनकम्प्लीट हो गया तो उसे हम ट्रांजिशन मेटल काउंट
करेंगे। आ रही बात सुनने? अगर मैं जिंक की बात करूं तो बेटा जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है? 4s2 3d10। और जिंक एक ही स्टेट दिखाना पसंद करता है। इस चैप्टर में बात करूंगा मैं, जिंक +2 दिखाना पसंद करता है, इसके अलावा कोई स्टेट जिंक दिखाना पसंद नहीं करता। अगर 4s2 3d10 है तो यस 2 गायब कर दीजिए यहां से, तो क्या बच जाएगा? अल्टीमेटली आपके पास बच जाएगा 3d10। बताइए इसका क्या? डी कंप्लीट है, इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। इसे क्या ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे इसको ट्रांजिशन मेटल। इनको हम ट्रांजिशन मेटल में काउंट नहीं करेंगे। मेरे भाई अगर मैं बात करूं स्कैंडियम के, तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d1। इसका आपको ग्राउंड स्टेट में, आयनिक की बात ही नहीं कर रहा हूं, ग्राउंड स्टेट में ही इसका डी इनकम्प्लीट है, और जिसका डी इनकम्प्लीट है उसे हम ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे। तो यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। पुराने रिकमेंडेशन के हिसाब से एस से पी जाने के लिए डी से ट्रांजिट होकर जाना पड़ता था, इसलिए इनको क्या बोलते थे? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते थे। नए रिकमेंडेशन के हिसाब से जिनके भी ग्राउंड स्टेट या फिर आयनिक स्टेट में कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट n-1d इलेक्ट्रॉन होगा, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन मेटल्स बोलेंगे। जिंदगी कबाड़ा हो गई यूयूबी, ग्रुप नंबर 12, इसको हम ट्रांजिशन मेटल्स काउंट नहीं करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लिखवा दिया है। अब इन्हीं चीजों को मैं नोट्स में करके लिखवाता हूं, लिखिएगा। पहला पॉइंट नोट में डालिएगा हेडिंग, और पहला पॉइंट लिखिएगा नोट में, पहला पॉइंट लिखिएगा। दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज they helps in they are known as transition metals because they helps in transition from s block to p block, s block to p block, s block to p block। ब्रैकेट में लिखना ओल्ड रिकमेंडेशन, ओल्ड रिकमेंडेशन। अगला पॉइंट लिखिएगा according to new recommendation, according to new recommendation, if d block elements have incomplete n-1d subcell, incomplete n-1d subcell in its atomic or ionic radius, in its atomic or ionic radius, in its atomic or ionic radius, they are known as transition metal, they are known as transition metals। ठीक है, they are known as transition metal। नोट में तीसरा पॉइंट लिखिएगा, नोट में तीसरा पॉइंट लिखिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन शो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन शो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन शो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन शो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसका कहने का मतलब क्या है बेटा? सुनना ध्यान से। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? हमने स्टार्टिंग में देखा था, जैसे मान लो अपने पास ये ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी मेंबर्स हैं, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी आपस में मैच होती नहीं होती? बिल्कुल होती है। लेकिन क्या हमने देखा था क्या कि सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेकंड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती, ऐसा कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो होते हैं ना, उनका वर्टिकल सिमिलैरिटी तो होता ही होता है, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी भी होता है। मतलब 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, ग्रुप वाइज तो मैच करते ही करते हैं, साथ ही साथ पीरियड वाइज भी मैच करते हैं। आई बात समझ में? बोलिए, ठीक है। तो यहां तक बातें होने के बाद हमें आना है, इस चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ना अपने को। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज,
मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, कौन इंटरस्टिशियल कार्बाइड मतलब ये वर्क बनाएंगे, सब कंपाउंड वगैरह बनाएंगे, स्टाइसोमेट्रिक कंपाउंड्स कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करनी है, वो सब हम प्रॉपर्टी के अंदर देखने वाले हैं। इससे पहले मैं प्रॉपर्टी पे चलूं, सबसे पहले आपका काम होगा कॉन्फ़िगरेशन को माइंड में सेटअप करने का, किसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है। आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा पीरियोडिक टेबल में ही, लेकिन मैं अगेन आपको पूरा डैश मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। मैं फिर से कॉन्फ़िगरेशन करवा देता हूं स्टार्टिंग से। ज्यादा सीरीज तो अपने पास है भी नहीं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज ज्यादा अपने पास है नहीं, तो मैं जल्दी से इसको करा देता हूं। बेटा डी ब्लॉक का जो पहला सीरीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज 3D सीरीज। इनको हम क्या बोलते हैं, 3D सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। आई बात समझ में, 3D सीरीज। 3D सीरीज मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे बेटा n की वैल्यू होगी 4, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 3D सीरीज को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं 3D सीरीज में, स्कैंडियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और लास्ट में कौन आता है बेटा, जिंक आता है। ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 22। आई होप ये तो याद ही होगा, आगे मैं याद करना सिखा दूंगा। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ऐसा कुछ होता है। इन सारों का हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। इन सारों का ही हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इन सारों का ही कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। और कॉन्फ़िगरेशन बेटा हम पीरियोडिक टेबल में कैसे लिखते थे, कंडेंस फॉर्म में कि ओपन फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में लिखते थे। बताइए स्कैंडियम से पहले इनर्ट गैस कौन सा आएगा, बोलिए। इन सारों के ही पहले एक ही इनर्ट गैस कॉमन होने वाला है, क्या होने वाला है, आर्गन। कौन होने वाला है, आर्गन मेरे भाई होने वाला है। यहां पे सुनिएगा इसको, जो आइडियल है, सबसे पहले मैं आइडियल लिखता हूं जो होना चाहिए था, 4s2 3d1। इसका क्या हो जाएगा, 4s2 3d2। इसका क्या हो जाएगा, 4s2 3d3। इनफैक्ट ये थोड़ा ऊपर पहुंचा देता हूं, 4s2 3d3। इसका 4s2 3d4, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9 एंड 4s2 3d10। ये इनकी आइडियल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, लेकिन आपको भी पता है कि इसमें दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। इस ग्रुप को याद, मतलब ये तो आपको याद ही होता है, मतलब इस पीरियड को याद होता है। इस पीरियड को याद करने का जो मूल मंत्र है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। यहां मैं ये बोल रहा हूं कि D4 D9 नहीं आएगा, D4 D9 नहीं आएगा मेरे भाई, और D5 D10 क्या करेगा, D5 D10 रिपीट होगा, D5 D10 क्या होगा, रिपीट होगा। अब इसको दो पार्ट में बांट लो, एक D5 से पहले वाले और D5 से बाद वाले में, दो पार्ट में इसको बांट लो। मैंने बोला इसको दो पार्ट में बांट लिया, मैंने बोला कि D4 नहीं आएगा और D9 नहीं आएगा, तो D4 फर्स्ट हाफ में आ रहा है कि सेकंड हाफ में आ रहा है, फर्स्ट हाफ में आ रहा है। D9 कहां पे आ रहा है, सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ मतलब D5 से पहले वाले, सेकंड हाफ मतलब D5 के बाद वाले, मतलब D10 से पहले वाले। D4 नहीं आएगा, लेकिन D5 रिपीट करेगा। D5 कितनी बार रिपीट करेगा, दो बार करेगा, एक बार खुद की वजह से और एक बार D4 की वजह से। D10 कितनी बार रिपीट करेगा, दो बार, एक बार खुद की वजह से और एक बार D9 की वजह से। आइए यहां पे देखिए, कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। क्या D1 आएगा, क्या बिल्कुल आएगा। क्या D2 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या D3 आएगा, क्या बिल्कुल आएगा। क्या D4 आएगा, नहीं नहीं नहीं, D4 आ नहीं सकता। आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कुदा दीजिए,
कुदा दीजिए तो क्या बन जाएगा 4s1 3d5। क्या d5 आएगा क्या? बिल्कुल हाँ d5 आएगा। और क्या d5 रिपीट करेगा क्या? बिल्कुल ये भी रिपीट करेगा। आगे सुनिएगा, d6 आएगा, d6 आएगा, d7 आएगा, d7 आएगा, d8 आएगा, d8 आएगा, d9 नहीं आएगा और d9 नहीं आएगा तो क्या करना है 4s1 3d10। क्या d10 आएगा क्या? और क्या d10 रिपीट होगा क्या? जी हाँ d10 रिपीट भी होगा। तो ये आपके सामने कौन सा है 3D सीरीज है। मैं चाहूंगा प्रॉपर नोट्स साथ ही साथ बनाते चलिएगा। आगे सुनिए, दूसरा जो सीरीज अपने पास वो होने वाला है 4D सीरीज। और मेरे भाई 4D सीरीज में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 5 और इसी को क्या बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, मौत तक। यारी जरा निभा, कोई दोस्त है अपने दोस्त से बोल रहा है क्या कि मेरे भाई यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, पड़े आग तो कूद जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं फिर से लिख देता हूं, यारी जरा निभा मौत तक रुके रहना, पड़े आग तो कूद जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यारी जरा निभा मौत तक रुके रहना, पड़े आग तो पहले तुम कूद जाना। मतलब एक याद करने का तरीका है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता था 21। 18 जोड़ दिए मैजिक नंबर से, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 39, ये आ जाएगा 40, 41 42 43 44 45 46 47 और 48। इनका हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सबसे कचड़ा वाला ग्रुप यही है, सबसे कचड़ा ग्रुप है ये। आगे सुनना, सबसे कचड़ा ग्रुप, और इस पे तो फोकस बना के रखना। अच्छा, ये ट्रियम से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है? 39 से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है? 39 से पहले आता है आपका क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 36 होता है। यहां पे लिखते जाइए, मैं पहले आइडियल लिख रहा हूं। आइडियल में क्या होगा 5s2 4d1 5s2 यहां पे आ जाएगा 4d2, यहां आ जाएगा 4d3, यहां आ जाएगा 4d4, यहां आ जाएगा 4d5, यहां आ जाएगा 4d6, यहां आ जाएगा 4d7, यहां आ जाएगा 4d8, यहां आ जाएगा 4d9, यहां आ जाएगा 4d10। अब इस ग्रुप को याद करने का मूल मंत्र क्या है वो मैं बताता हूं। इस ग्रुप को मेरे भाई याद करने का मूल मंत्र 3 का टेबल पढ़ लेना। कितने का टेबल? 3 का टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो मेरे भाई D3 D6 D9 नहीं आएगा, और D5 और D10 क्या होगा? रिपीट होगा। जरा मुझे बताइए D5 कितनी बार रिपीट होगा? बिल्कुल सही हो आप, D5 2 बार रिपीट करेगा, एक बार D3 के वजह से, एक बार खुद की वजह से। D10 कितनी बार करेगा? D10 3 बार करेगा, एक तो खुद की वजह से, एक बार D6 की वजह से, और एक बार D9 की वजह से। आइए यहां पे ध्यान दीजिए, क्या D1 आएगा क्या? जी हाँ बिल्कुल सर D1 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। D2 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या D3 आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, D3 तो आ ही नहीं सकता। अगर D3 आ नहीं सकता तो उसको क्या करूंगा 4s1 4d4। क्या D4 आएगा? D4 तो आएगा, लेकिन क्या D4 रिपीट करेगा? नहीं नहीं, D4 रिपीट तो नहीं करेगा, और रिपीट नहीं करेगा तो उसको क्या बनाना है 4d5। क्या D5 आएगा? जी हाँ आएगा। क्या D5 रिपीट करेगा? जी हाँ बिल्कुल D5 रिपीट भी करेगा। क्या D6 आएगा? ओहो, D6 तो
नहीं आएगा, तो उसको क्या कर दिया जाए, 4d7 कर दिया जाए। क्या d7 आएगा, जी हाँ, क्या d7 रिपीट करेगा, क्या रिपीट तो करेगा ही नहीं, तो 5+1 4d8। क्या d8 आएगा, जी हाँ आएगा। क्या d8 रिपीट करेगा, क्या नहीं, तो यहां से हटाइए, 5+1 4d9, ओहो d9 तो आएगा ही नहीं, d3 d6 d9 तो आएगा ही नहीं, तो इसको कुदा के एक इलेक्ट्रॉन और कुदा दीजिए, तो यहां पे क्या आएगा, 5s0 और 4d10, मतलब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहां कुदा दिए, डी में कुदा दिए। यहां पे क्या हो गया, 5s0 4d10, और यहां पे d9 तो आएगा नहीं, तो क्या कीजिए, 5+1 4d10 कर दीजिए, d10 आएगा और d10 रिपीट भी होगा। d3 d6 d9 नहीं आएगा, d5 d10 रिपीट होगा। देख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से, इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। आगे सुनिए मेरे भाई, थर्ड में आएगा आपके पास 5d सीरीज। 5d सीरीज आएगा, इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 6। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये इसको बोल दिया जाएगा। ठीक है, अब इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं, इनके मेंबर्स अपने पास कौन कौन से हैं सुनिएगा। मेनली अपने को 3D के बारे में पढ़ना है, ज्यादा माथा पच्ची करना नहीं है, पूरे डी ब्लॉक में 3D के बारे में पढ़ना है। 3D से मिलता जुलता 4D होगा, 5D होगा, उस हिसाब से सब कुछ होगा। यहां पे स्टार्ट कहां से होगा, लैंथनम से, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। देख रहे हो धमकी किसको दिया जा रहा है, दुनिया के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन का। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। मेरे भाई इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, इसका 57 के बाद क्या होगा, 58 होगा क्या, नहीं 58 नहीं होगा, इसका हो जाएगा 72। 14 एलिमेंट्स कहां गए, 14 एलिमेंट 57, लैंथनम के जस्ट बाद एलिमेंट्स कहां चले गए, एफ ब्लॉक में। ठीक वैसे ही एक्टिनम के जस्ट बाद 14 एलिमेंट्स कहां चले गए, एफ ब्लॉक में। लैंथेनार्ड सीरीज एंड एक्टिनार्ड सीरीज, आ रही बात। आगे सुनिएगा, लैंथेनार्ड सीरीज, पहली बात लैंथनम खुद कौन सी ब्लॉक का होता है, लैंथनम खुद डी ब्लॉक का होता है, याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है कि लैंथनम कौन सी ब्लॉक से। तो मेरे भाई लैंथनम कौन से ब्लॉक से होता है, लैंथनम होता है डी ब्लॉक से। आगे सुनना, 57 72 73 74 75 76, यहां पे 77 आ जाएगा, 78 79 और 80। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अगेन इस ग्रुप को याद करने का तरीका क्या होगा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। अच्छा, लैंथनम से जस्ट पहले आपके पास जो इनर्ट गैस आता है वो कौन सा आता है,
आई होप इतना सबको पता हो कौन सा आता है, जेनॉन आता है। अगर जेनॉन आता है तो यहां पे क्या करना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एन की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, 6s2 और 5d1। यहां पे क्या हो जाएगा इसका, 6s2 5d2। एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं सबसे पहले, क्यों फालतू में एनर्जी वेस्ट करना। 6s2 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 यहाँ पे 5d3 5d4 5d5 5d6 5d7 5d8 5d9 5d10। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया 5D सीरीज का। ये मतलब जनरल होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था। ये सबसे आसान ग्रुप है। इसको याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका ये है कि मेरे भाई D8 नहीं आएगा, D8 नहीं आएगा और D10 क्या होगा, D10 रिपीट होगा। D8 नहीं आएगा और D10 क्या होगा, रिपीट होगा। इसी मूल मंत्र से आपको इस ग्रुप को याद करना है। सिंपल सा क्या करना है, D8 नहीं आएगा, D8 नहीं आएगा तो क्या किया जाए, इसको 6s1 कर दिया जाए और यहाँ पे 5d9 कर दिया जाए। लेकिन क्या D9 रिपीट होगा, क्या D9 तो रिपीट होगा ही नहीं, तो इसको क्या कर दिया जाए, 6s1 और 5d10 कर दिया जाए। क्या D10 आएगा और D10 रिपीट भी होगा। सिंपल सी बात ही खत्म होगी। तो ये आपके सामने 5D सीरीज है। अगला जो सीरीज अपने पास, जो लास्ट D ब्लॉक का सीरीज है, वो अपने पास है 6D सीरीज। 6D सीरीज 6D सीरीज में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 7। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है। इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो याद रखना, ऐसे रदरफोर्ड डूबा सी में, ऐसे रदरफोर्ड डूबा सी में, बोहर हसमत धर्मशाला स्टेडियम में राहुल गांधी कौन है। ये इनके मेंबर्स हैं। ऐसे रदरफोर्ड डूबा सी में, बोहर हसमत धर्मशाला स्टेडियम में राहुल गांधी कौन है। याद करने का तरीका है, कैसे भी याद कर सकते हो बेटा। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है 89। रदरफोर्डियम अगेन यहां से 14 एलिमेंट्स कहां चले गए, 14 एलिमेंट्स चले गए हैं ए ब्लॉक में। इसका कितना हो जाएगा, 104 105 106 107 108 109 110 111 112। और ये डी ब्लॉक का आखिरी मेंबर है। जिंदगी कबाड़ा हो गई, यूयूबी कॉपरनिकम, यही है आपके सामने। आगे सुनिएगा मेरे भाई, एक्टिनियम से पहले जो इनर्ट गैस आता है वो कौन सा होता है, वो होता है रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो एटॉमिक नंबर कितना होता है, अरे बोल दो, 86। कितना होता है, 86। यहां पे क्या आ जाएगा, 7s2 और 6d1 एक बार मैं लिख ही देता हूं, 7s2 6d2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, d5 d6 मेरे भाई। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये नॉर्मल होना चाहिए था, दिक्कत सिर्फ एक जगह है। यहां क्या रखेंगे, D9 नहीं आएगा और D10 क्या करेगा, रिपीट करेगा, बात ही खत्म हो गया। D9 नहीं आएगा और D10 क्या होगा, रिपीट करेगा। बस बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे रो इंजीनियम में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 7s1 6d10 होता है। तो ये सारा खेल किसका था, कॉन्फ़िगरेशन का, 3d 4d 5d 6d। 3d को याद करने का तरीका, d4 d9 नहीं आएगा, d5 d10 रिपीट करेगा। 4d को याद करने का तरीका, 3 का टेबल पढ़ लो, d3 d6 d9 नहीं आएगा, d5 d10 क्या करेगा, रिपीट करेगा। 5d को याद करने का तरीका, d8 नहीं आएगा, d10 रिपीट करेगा। 6d को याद करने का तरीका, d9 नहीं आएगा, d10 रिपीट करेगा। बात हो गई कॉन्फ़िगरेशन की, यहां पे समाप्त। तो यहां पे हमने कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ लिया। आ रही बात समझ में, हमने यहां पे क्या देखा,
कॉन्फ़िगरेशन को देख लिया। अब हम आएंगे किसके, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मेरे भाई फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला हमें क्या देखना है? सबसे पहला देखना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यार? सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक के। पूरा का पूरा एस ब्लॉक एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सारे के सारे क्या है? मेटल्स हैं। पूरा का पूरा डी ब्लॉक एंड पूरा का पूरा एफ ब्लॉक क्या है? ये भी मेटल्स है। पी ब्लॉक में जो जिग जैग करके लाइन चलती है, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। उसके राइट हैंड साइड सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक मेटल का क्या होता है कि मेटल्स आर शाइनी, मेटल आर लस्टरस, मेटल आर हार्ड, डक्टाइल, ये सब चीजें होती हैं। ये सब आपने बचपन में क्लास 8-9 में पढ़ रखा है। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, थिन वायर्स में कर सकते हैं। ये फालतू गिरी हम नहीं करेंगे यहाँ पे। सिंपल सा ये सब चाहो तो लिख लो कि मेटल्स आर हार्ड, डक्टाइल, मतलब, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि वी ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th। मेनली हमें जो बात करना ना, हमें बात करना मैग्नेटिक नेचर के ऊपर। किस पे बात करना? मैग्नेटिक नेचर। और उससे पहले मैग्नेटिक नेचर से पहले मैं आपको एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर थोड़ा कराना चाहूंगा, इनके एटॉमिक रेडियस का। और एटॉमिक रेडियस में भी मेनली हम जो बात करने वाले हैं पूरे डी ब्लॉक में, 3D के बारे में ज्यादातर पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? 3D के बारे में। एटॉमिक रेडियस में किसका देखने वाले हैं? 3D सीरीज का देखने वाले हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है। अब 3D सीरीज के मेंबर्स कौन कौन से हैं पहले तो मुझे ये बता दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, और इतना तो आई होप याद होना ही चाहिए। अगर ये भी नहीं आता तो खेल खत्म बेटा। फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है। एक बार हम देखने वाले हैं कौन सा रेडियस? एक बार हम देखने वाले हैं कोवैलेंट रेडियस। ये सारी चीजें पीरियोडिक टेबल की हैं। एक बार हम देखने वाले हैं कोवैलेंट रेडियस, और एक बार इन्हीं के लिए हम देखने वाले हैं क्या? मेटालिक रेडियस। दो टाइप के रेडियस देख रहे हैं हम। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? कोवैलेंट रेडियस, और फिर हम क्या देखेंगे? इनका मेटालिक रेडियस। ठीक है। कोवैलेंट रेडियस एंड मेटालिक रेडियस, दो टाइप के रेडियस हैं। पीरियोडिक टेबल मैंने पहले बता दिया था कि जिसके लिए आप किसी के लिए भी कोई सा रेडियस निकाल सकते हो, लेकिन हम निकालते वही हैं। किसी के लिए कोई सा रेडियस निकालते हो, लेकिन निकालते वही हैं जो जिसका फॉर्म होता है। जैसे मेटल के लिए मेटालिक रेडियस, नॉन मेटल्स के लिए कोवैलेंट रेडियस, इनर्ट गैस के लिए वॉन डेर वाल रेडियस, आयंस के लिए आयनिक रेडियस। यहां पे हम दोनों देखने वाले, मेटालिक भी देखने वाले हैं और कोवैलेंट भी देखने वाले हैं। अगर एग्जाम में इनके रेडियस के बारे में क्वेश्चन आ गया तो आप किसको मानोगे? कोवैलेंट को मानोगे कि मेटालिक को मानोगे? बड़ी ऑब्वियस सी बात है, किसको मानोगे? मेटालिक को। क्यों मेटालिक को मानोगे? क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। आगे सुनना, सबसे पहले हम बात करेंगे कोवैलेंट का। कोवैलेंट के बाद हम देख लेंगे डायरेक्ट किसका ऑर्डर? मेटालिक का। आपको याद रखना है फेकोनी। बेटा किसको याद रखना है? फेकोनी। और फेकोनी का साइज आपस में लगभग क्या है? बराबर है। फेकोनी का साइज क्या है? बराबर है। क्या लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। तो यहां पे स्कैंडियम से साइज छोटा होता गया। ठीक है, ऐसा कुछ होता गया। फेकोनी का साइज आपस में क्या है मेरे भाई? फेकोनी का साइज बराबर है। और यहां से ऑर्डर ठीक विपरीत पाया गया। इस ऑर्डर के पीछे लॉजिक क्या है? इस ऑर्डर के पीछे यह बोल दिया गया है कि यहां से यहां जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा किससा होता है? सिग्मा से ज्यादा होता है। यहां पे क्या बोल दिया गया है? जेड इफेक्टिव सिग्मा के बराबर होता है। और यहां क्या बोला गया है? इनके लिए बोला गया है कि जेड इफेक्टिव और सिग्मा में डोमिनेट कौन करता है? सिग्मा करता है। अब ये क्या मजाक करो सर, कभी बोलते हो कि ये बड़ा हो गया, कभी बोलते हो वो बड़ा हो गया, कभी बोलते हो ये बड़ा हो गया, तुम तो पूरी खिचड़ी बना डाली। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक बेटा इसमें हमारा कुछ दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। ये सारा करामात किसका है? स्लेटर्स का है। किसका है? स्लेटर्स रूल का। पता है यहां पे स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? वो है 21।
स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21 होता है। क्या 21 से पहले 20 इलेक्ट्रॉन कहां गए थे? 20 इलेक्ट्रॉन गए थे P और S मिला के, S ब्लॉक और P ब्लॉक में। आ रही बात समझ में? याद करो, पहले पेड़ में कौन आता है? सिर्फ और सिर्फ स आता है, सेकंड में सब, तीसरे में सब, चौथे में सड़प, पांचवें में सड़प, छठे में सबडप, सातवें में सबडप। तो पहले पेड़ में स, दूसरे पेड़ में सब, तीसरे पेड़ में सब और चौथे में सड़प। मतलब डी ब्लॉक का स्टार्टिंग कहां से होता है? डी ब्लॉक का स्टार्टिंग होता है फोर्थ पीरियड से। फोर्थ पीरियड से पहले 3 पीरियड में किनके एलिमेंट थे? वो थे S और P ब्लॉक के लिए। और याद करना, स्लेटर्स ने क्या बोला था? स्लेटर्स ने क्या बोला था? स्लेटर्स ने बोला था NS और NP के इलेक्ट्रॉन्स कितने का शिल्डिंग लगाएंगे? वो लगाएंगे सिग्मा 0.35 का। अगर सिग्मा 0.35 से बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा? ये बढ़ेगा 0.65 से। और n-1 वाले कितने का लगाएंगे? वो लगाएंगे शिल्डिंग 0.85 का। तो जेड इफेक्टिव कितने हो जाएगा? 0.15 का। और n-2, 3, 4, 5 ये सब कितने का शिल्डिंग लगाएंगे? 1 का शिल्डिंग लगाएंगे। अब ये सब में मैं जा नहीं रहा हूं क्योंकि स्लेटर्स में मान के चल रहा हूं कि आपको 11th में कैलकुलेशन कराया गया होगा। नहीं कराया गया तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पहली बात। अब सुनना ध्यान से, डी में इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट में गया है? 21 नंबर। 21 नंबर का एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम है। क्या इससे पहले 20 एलिमेंट किस में गए? S और P। और S और P के साथ सेल कौन सा आता है? N आता है। मतलब स्टार्टिंग में अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स, मैं एक ग्राफ की मदद समझा रहा हूं। अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है कहां गए हैं? S और P में गए हैं। और S और P का स्टार्टिंग का हालत यह है कि आपका जो Z इफेक्टिव है वो 65% से बढ़ रहा है और सिग्मा कितने से बढ़ रहा है? 35% से। कितने से बढ़ रहा है? ये 20 इलेक्ट्रॉन की बात है। जैसे ही 21वें एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गया तो जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ गया? जेड इफेक्टिव बढ़ गया आपका 0.15 से। लेकिन सिग्मा कितने से बढ़ गया? सिग्मा बढ़ गया 0.85 से। मतलब कहने का क्या कि ये थोड़ा सा बढ़ा और ये इतना सा बढ़ गया, फिर ये थोड़ा सा बढ़ा और फिर ये इतना सा बढ़ गया। और एक टाइम, मतलब कहने का क्या है कि जेड इफेक्टिव पहले यहां था, सिग्मा यहां था, ऐसा कुछ था। अब जेड इफेक्टिव कितने बढ़ा? 0.15 से। सिग्मा बढ़ रहा है 0.85 से, 1.85। ये तो एक टाइम पे ऐसा है कि बराबर होगा। और बराबर वाली स्थिति कहां पे होगा? बराबर वाली स्थिति आपका फेकोनी में है। बराबर वाली स्थिति कहां पे? फेकोनी में। और एक टाइम पे क्या कर जाएगा? सिग्मा डोमिनेट कर जाएगा एज कंपेयर टू जेड इफेक्टिव। और ये कंडीशन किसमें है? ये कंडीशन यहां पे है। तो एक्चुअल में कोई एक्सेप्शन नहीं है, प्रॉपर लॉजिक है इसका। लॉजिक समझना, ठीक है? नहीं तो याद करना फेकोनी का साइज बराबर, फेकोनी से पहले साइज घटेगा और इधर क्या हो जाएगा? साइज बढ़ जाएगा। तो ये बात हो गई। आपसे एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा, ऑर्डर नहीं पूछेगा। अगर पूछना हो तो पूछ लेगा, फेकोनी का पूछ लेगा। आपसे पूछेगा स्कैंडियम और जिंक में बड़ा कौन है? क्या लगता है आपको कौन बड़ा है? स्कैंडियम और जिंक में कौन बड़ा है? बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा कौन है? स्कैंडियम। कौन बड़ा है? स्कैंडियम। तो ये तो डेटा वेस्ट है, वैल्यू वेस्ट है। याद कैसे करोगे? तो कॉन्सेप्ट हो गया। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ ये है कि स्कैंडियम पे कितनी बार तीर चलाए? 1, 2, 3, 4, 5 बार तीर चलाए। और यहां पे कितनी बार तीर चलाए? 1, 2 बार तीर चलाए। जहां पे ज्यादा बार तीर चलाए वहां पे साइज क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा, ये था कोवेलेंट रेडियस। मेटेलिक रेडियस में क्या है? मेटेलिक रेडियस का ठीक वही ऑर्डर है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहां भी फेकोनी का साइज बिल्कुल बराबर है। फेकोनी का साइज बराबर है। यहां भी ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है। यहां भी ऑर्डर बिल्कुल सेम। बस डिफरेंस कहां पे? डिफरेंस आ जाए यहां पे, मन पे। मेरे भाई डिफरेंस कहां पे है? डिफरेंस है मन पे। मन बड़ा हो गया है यहां पे, मन बड़ा हो गया है। सुनना ध्यान से। और मन किससे बड़ा हुआ है? मन आजू और बाजू से बड़ा हो गया है। यहां पे मन आजू और बाजू से बड़ा हो गया। रीजन क्या है? रीजन है ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। इनका रीजन क्या है? ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। इनके बीच में बेटा जो मेटेलिक बॉन्डिंग होता है वो वीक होता है। भी समझाता हूं क्यों होता है।
तो मन किससे बड़ा हो गया? आजू और बाजू से। कहने का मतलब क्या है कि स्कैंडियम और जिंक में स्कैंडियम बड़ा था, ऐसा कुछ था, स्कैंडियम बड़ा था। उसके बाद स्कैंडियम जिंक में कौन बड़ा था? स्कैंडियम बड़ा था। मन भी तो बड़ा हुआ, लेकिन मन किससे बड़ा हो गया? मन बड़ा होके जाने मन के बराबर हो गया है। मन बड़ा होके जाने मन के क्या हो गया? लगभग बराबर हो गया। ये कौन सा रेडियस है? ये है आपका मेटेलिक रेडियस। अच्छा, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। मैंगनीज का जरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मैंगनीज का जरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d5। और मैंगनीज मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है। और किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। और सॉलिड का क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है। तो मैंगनीज आपका किस में है? सॉलिड स्टेट में। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? 4s2 3d5। इसका S देखिए, क्या S पूरा भरा पड़ा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल भरा पड़ा है। कोई भी बॉन्ड बनाता क्यों है? स्टेबल होने के नाते। अगर वो स्टेबल हो गया है तो बॉन्ड बनाना पसंद करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। मान लो बना भी लिया, शुद्ध दिखावे के लिए बॉन्ड बनाएगा, बाकी बॉन्ड उतना मतलब बनाता नहीं है। सिंपल सी बात है। 4s2 3d5 अपने पास। क्या D का भरा है क्या? D का पूरा तो नहीं भरा, लेकिन क्या D हाफ फिल्ड है क्या यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल D यहाँ पे हाफ फिल्ड है। मतलब इसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी है। अगर इसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी है तो ये जो क्रिस्टल लैटिस में आपको मैंगनीज दिख रहा है, ये बिल्कुल सटा हुआ है या फिर थोड़ा दूर दूर पे है, तो यहाँ पे मैंगनीज क्या हो जाएगा? ये थोड़ा थोड़ा दूर दूर पे। इसको थोड़ा जूम आउट करके मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और रेडियस के क्या निकालते हो? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के उसका आधा कर दिया जाता है, तो क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है रेडियस। तो यहां पे मन बड़ा हो गया है। और मन किससे बड़ा हुआ? आजू और बाजू से। आजू बाजू से बड़ा होके मन जाने मन के बराबर हो गया है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। जो तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है बेटा, वो मैग्नेटिक नेचर का है। किसका है? मैग्नेटिक नेचर का है। मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में क्या बात करनी है? सुनना ध्यान से। स्कैंडियम, मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं? 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। हमें ज्यादा उलझना नहीं है, हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वैनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इनका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 4s2 3d1। यहां पे क्या हो जाएगा? 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो एक्सेप्शनल था, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 4s1 3d5। मेरे भाई यहां पे क्या लिखेंगे? 4s2 3d5। यहां पे 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9। और यहां पे क्या हो जाएगा? 4s2 3d10। लेकिन यहां भी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 की वजह क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d10। आपको बताना मैग्नेटिक है, कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, कौन कम पैरामैग्नेटिक है, ये सब चीजें बात करनी है आपको। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी से आगे मैं सारी चीजें लिंकअप करूंगा, तो इसके हल्के मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बताइए यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहां पे D1 तो 1, यहां पे कितने? 2, यहां पे 3 और यहां पे 6। D के पास 5, S के पास 1, टोटल कितने हो गए? 6। अगेन यहां पे 5, 4,
3 2 1 और 0। ये मैंने कर दिया। मैं इसको दो हाफ में बांट रहा हूं। एक्चुअल में दो हाफ बांटने का जो होना चाहिए था तो स्कैंडियम से मैंगनीज होना चाहिए था, लेकिन चूंकि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल है, इसलिए इसको हम स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ, और मैंगनीज से लेके जिंक को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड हाफ। ये आपके पास फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ, और मेरे भाई ये कौन सा हाफ है आपके पास, सेकेंड हाफ। ये फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में जाने पे, यहां से यहां पे जाने पे क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और मेरे भाई पैरामैग्नेटिक नेचर भी क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर भी इसका बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं। सेकेंड हाफ में आइए, क्या यहां से यहां जाने पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, क्या बिल्कुल घट रहे हैं। इसका मतलब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, घटेगा, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट घटेगा तो पैरामैग्नेटिक नेचर भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर भी घटेगा। कहने का मतलब क्या है कि पहले हाफ में पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ रहा है, दूसरे हाफ में पैरामैग्नेटिक नेचर घट रहा है। जहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। फर्स्ट हाफ में पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ रहा है, सेकंड हाफ में पैरामैग्नेटिक नेचर घट रहा है। आई बात समझ में। अब इसी के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज डायामैग्नेटिक, पहला ऑप्शन है स्कैंडियम, सेकंड ऑप्शन है जिंक, थर्ड ऑप्शन है क्रोमियम, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिंक, नन ऑफ दिस। आपसे क्या पूछा है, ट्रांजिशन मेटल, एंड जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। स्टार्टिंग में बातें कर चुका हूं, इसलिए बोलता कि निपटाना चाहेगा तो 2 सेकंड भी नहीं लगे निपटाने में उसको। चैप्टर आसान है लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, स्टार्टिंग से बोल रहा हूं मैं बातें। आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा नन ऑफ द दीज। क्यों, क्योंकि जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। हाँ, अगर क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज डायामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज डायामैग्नेटिक। तो आंसर क्या जाएगा, जिंक जाएगा। इसी साल जे मेंस में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्वेश्चन आया था, कौन सा ट्रांजिशन मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है, ट्रांजिशन मेटल जिंक नहीं होता है। आ रही बात समझ में। निपटाना चाहेगा 2 सेकंड नहीं लगेंगे, निपटा के चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ क्या हो गया। तो ये बातें स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि जिंदगी कबाड़ा हो गई। ग्रुप नंबर 12 इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। हाँ, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऐसा बोल सकता हूं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो, लेकिन वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी की चर्चा आने के बाद ही होगी, ठीक है।